हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो सीखते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को। हेडिंग क्या बनेगी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज of determination of molar mass। जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम अभी पढ़ने वाले हैं वो मोलर मास को डिटरमाइन करने के लिए हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? जब एक वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, उसकी वजह से पहले तो वोलेटाइल का मतलब पता हो। वोलेटाइल होता है जो चेंज कर रहे अपने आप में, चेंज हो जाए किसी सॉल्वेंट में डालने के बाद, या अपने आप को बदल ले किसी भी दूसरे कंपोनेंट्स के अंदर डालते ही, उसको बोलते हैं वोलेटाइल। और नॉन वोलेटाइल होता है जो अपने अंदर कोई चेंज नहीं आने देता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस लिए आई है? जब आप एक लिक्विड के सॉल्यूशन में जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, ये आपका क्या है? सॉल्वेंट है। और सॉल्वेंट कैसा है? वोलेटाइल है। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है? हमने क्या डाला? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, तो उसकी वजह से जो भी आपकी प्रॉपर्टीज है, प्रेशर की प्रॉपर्टी है, या आप कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट की है, मेल्टिंग पॉइंट की है, ऑस्मोटिक प्रेशर की है, इन प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज आता है। ठीक है, तो उसको हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस वजह से होती है। तो सबसे पहले तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिखें। व्हेन वी ऐड non-volatile solute in volatile solvent, okay, because of this there is change in vapor pressure of solution। There is change in vapor pressure of solution। it is similar to solvent, क्योंकि आपने जो सोल्यूट लिया है वो आपका नॉन वोलेटाइल है। ओके, तो जो वेपर प्रेशर आपका सोलवेंट का था, अब वो सॉल्यूशन बन गया है, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में कोई चेंज नहीं रहा, बट आपकी जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका चेंज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले अपने पास में क्या था? देयर इज चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पहले ये था, नया ये बन गया है। तो आप इसको ऐसे करके लिख लीजिए, देयर इज चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ओके, और आप यहां पर ये बता दीजिए कि जो सॉल्वेंट है इसमें इट इज सिमिलर टू द सॉल्यूशन, क्योंकि बाद में वो क्या बन गया है? सॉल्यूशन बन गया है। ओके, इट इज बिकॉज ऑफ number of particle of solute के पार्टिकल की वजह से हुआ है, irrespective the nature of solute particle। सॉल्यूट पार्टिकल के नेचर की वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो गए हैं जिस वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, there is increase in number of particle, there is increases in
number of particle, there is increases in number of particle in a solution। वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल जो है सॉल्यूशन के अंदर वो आपके क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं। बिकॉज ऑफ दिस देयर इज, बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से देयर इज चेंज इन many properties, किस किस में चेंज हुआ। ठीक है, जैसे कि आप सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्या, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर में चेंज हुआ, रिलेटिव वेपर प्रेशर में चेंज हो गया है। ठीक है, दूसरा आप चेंज पढ़ोगे क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, और थर्ड जो आपका चेंज हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या लिखना है, थर्ड जो प्रॉपर्टी है आपकी वो क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, और फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर। जो ये प्रॉपर्टीज है इनके अंदर चेंज दिखाई दिया हमें। ठीक है, किसकी वजह से, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल की वजह से, और भी कैन से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वजह से चेंजेस दिखाई देता है। ठीक है, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। ओके, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों पढ़ी जाती है, जो अपना मोलर मास होता है, ठीक है, सोल्यूट का जो मोलर मास होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या बताएं, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। देखिए, इस प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं सबसे पहले, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसमें बिल्कुल सिंपल है। तो आपने क्या देखा, आपके पास में पहले क्या था, पहले आपके पास अकेला सॉल्वेंट था। ठीक है, अपने पास में क्या था, यहाँ पे सॉल्वेंट था, और यहां पर सॉल्वेंट के पार्टिकल थे। जो इसका सरफेस था, इस सरफेस के ऊपर सारे क्या थे, सॉल्वेंट पार्टिकल थे। जब आपने इसके अंदर क्या किया, ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जब हमने इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो क्या हो गया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते ही वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब ये बन गया आपका सॉल्यूशन। तो जो आपके पार्टिकल यहां पर थे, उन पार्टिकल का जो कुछ स्पेस जो है वो आपके सॉल्यूट के पार्टिकल ने कवर कर लिया है। ठीक है, तो आप ये समझिए, पहले तो यहां पर सारे के सारे पार्टिकल किसके थे, सॉल्वेंट पार्टिकल थे, सॉल्वेंट के पार्टिकल थे, और ये सारे सॉल्वेंट के पार्टिकल क्या कर रहे थे, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे थे। किस में कन्वर्ट हो रहे थे, वेपर्स में, और वेपर प्रेशर दे रहे थे। ठीक है, और बाद में क्या हुआ, जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है उनकी जगह किसने ले ली है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने ले ली है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने उनका रिप्लेस कर दिया कुछ पार्टिकल का। ये है वोलेटाइल सॉल्वेंट के पार्टिकल। तो अब जो आपके वेपर्स बन पाएंगे वो इन्हीं पार्टिकल के थ्रू जो है वेपर्स जो है वो बन पाएंगे, और ये पार्टिकल वेपर जो है वो नहीं बनाते हैं।
जिसकी वजह से एक चीज ऑब्जर्व की गई कि वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो रॉड्स लॉ के थ्रू हमने क्या पढ़ा था, रॉड्स लॉ के थ्रू हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्वेंट का, वन फॉर द सॉल्वेंट, वन किसके लिए यूज करेंगे हम, सॉल्वेंट के लिए, और टू सबस्क्रिप्ट किसके लिए यूज करेंगे हम, सॉल्यूट के लिए यूज करेंगे। तो P1 किसके बराबर बताया था रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग, x1 P1 नॉट के, ओके, ये इसके बराबर बताया था, या आप इसको ऐसे लिख लो P1 नॉट x1, ओके। लेकिन अभी क्या देखा गया, अभी क्या देखा गया, अभी जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो देखा गया देयर इज चेंज इन प्रेशर, क्या हुआ, P1 नॉट माइनस P1। अभी जो वेपर प्रेशर है वो आपका डिक्रीज हो गया है, वेपर प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज। देखिए हम क्या बात कर रहे थे, देयर इज चेंज इन प्रेशर, वेपर प्रेशर आपका क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इनिशियल आपका P1 नॉट था, अब डिक्रीज हो गया है आपका वेपर प्रेशर, तो हम इसको क्या लिखेंगे, P1 नॉट माइनस P1 को क्या है, क्या बताया, P1 नॉट x1, ओके। और यहां से आप कॉमन क्या है, किसको लेंगे, P1 नॉट को कॉमन लिया तो आपका बन गया 1 माइनस x2, और आपको पता है मोल फ्रैक्शन 1 माइनस x2 किसके बराबर होता है, P1 नॉट x1 के, सॉरी यहाँ पे x1 है तो यहाँ x1 होगा, तो ये बन गया P1 नॉट x2 के बराबर। तो आप कहेंगे डेल्टा P इज इक्वल टू P1 नॉट x2, ओके। और आप इसको लिख सकते हैं P1 नॉट माइनस P1 बराबर है P1 नॉट x2। ये जो टर्म आई है अपने पास, ये किसकी क्या क्या टर्म आई है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और अगर हम इसको नीचे लेकर आते हैं तो ये बन जाएगा P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में P1 नॉट। ये P1 आप इसके नीचे लेकर आओगे तो ये ऐसा बन गया इज इक्वल टू x2। तो यहां पर ये बन गई आपकी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ओके। ये आपकी बन गई लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये बनी आपकी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो आगे इसको सोल्व करते हैं। अपने को पता है x2 को क्या लिख सकते हैं हम, नंबर ऑफ मोल ऑफ 2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ 1 नंबर ऑफ मोल ऑफ 2, ये लिखेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, इफ n1 इज ग्रेटर देन, अगर n1 आपका बहुत ज्यादा है किससे, n2 से, n1 आपका बहुत ज्यादा है n2 से, तो हम क्या लिखेंगे, x2 बराबर है n2 बाय n1। और n2 को क्या लिखते हैं, n2 को हम क्या लिखते हैं, देखिए n2 को लिखते हैं वेट ऑफ 2 अपॉन मोलर मास ऑफ 2, ठीक है। और आप n1 को क्या लिखेंगे, वेट ऑफ 1 अपॉन में मोलर मास ऑफ 1, ओके। तो ये नंबर ऑफ मोल्स है आपके, ठीक है। अगर हम इसके अंदर पुट करेंगे x2 के अंदर, तो x2 क्या बन जाएगा अपना, x2 क्या बनेगा, W2 डिवाइड बाय M2 टोटल डिवाइड बाय W1 इनटू में M1, यानी x2 बराबर है W2 डिवाइड बाय M2 इनटू W1 इनटू में M1, ये बन गया आपका। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाय P1 नॉट बराबर है, किसके बराबर हो गया था, W2 इंटू M1 डिवाइड बाय M2 इंटू W1 के बराबर बन गया है। तो आपका रीअरेंज करके इस तरीके से हमने क्या कर दिया है, इसको बना दिया है। देखिए मैंने आपको क्या समझाया, जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट के पार्टिकल की जगह रिप्लेस किसने कर दी है, सॉल्यूट के पार्टिकल ने, ठीक है। तो ये आपका रॉड्स लॉ के थ्रू ये पार्शियल प्रेशर का आपका फार्मूला है P1 P1 नॉट x1। तो डेल्टा P किसके बराबर हुआ, P1 नॉट माइनस P1 के बराबर। P1 नॉट एज इट इज, P1 की वैल्यू अगर आप पुट करते हैं
तो P1 नॉट x1 आगे है। उसके बाद क्या किया आपने, डेल्टा P इज इक्वल टू P1 नॉट, ये आपका एज इट इज, तो यहाँ पर आपने P1 नॉट कॉमन लिया है 1 माइनस x1। और मोल फ्रैक्शन आपको पता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, x1 प्लस x2, जितने भी कंपोनेंट है उनका मोल फ्रैक्शन 1 होता है। और अगर इसमें से आप x1 को उधर लेके जाओगे तो ये किसके बराबर आ गया, x2 के, सॉरी, अगर x2 का आप x1 का अगर आप इधर लेकर आओगे तो ये किसके बराबर आ गया है, x2 के बराबर आ। तो 1 माइनस x1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये नीचे लिया इसको सेम, और इसको क्या लिखा, P1 नॉट माइनस P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x2। अब यहाँ पर ये तो बन गया आपका लोगरिथमिक वेपर प्रेशर, और अगर आपने फिर इसको नीचे लेकर आए तो ये क्या बन गया, रिलेटिव लोगरिथमिक वेपर प्रेशर। ठीक है, फिर ये आपका मोल फ्रैक्शन की टर्म को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। मोल फ्रैक्शन ये इसके बराबर होता है इफ N1 यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ओके, देन वी कैन नेगलेक्ट और वी कैन से N1 प्लस N2, N1 प्लस N2 बराबर है N1, ओके, क्योंकि आपका जो N1 है वो बहुत ज्यादा है तो इसलिए N2 नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। अब हमने क्या किया है, N2 का फार्मूला लिखा और N1 का फार्मूला लिखा। N2 को क्या लिखा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट, और N1 वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको हमने x2 के फार्मूले में पुट कर दिया है, तो N2 अपॉन N1 है तो W2 अपॉन M2 और W1 अपॉन में M1 पुट किया, और इसको हमने सोल्व करके ये लिख लिया है। फिर हमने x2 की जगह पर वैल्यू पुट कर दी है, जो आपका x2 है उसकी जगह वैल्यू पुट कर दी है क्या, W2 into M1 और M2 into W1, ये बन गया है आपका, ओके। तो इस तरीके से इसको सोल्व करना है, ठीक है। और उससे आगे, और देखिए उससे आगे क्या होता है, इससे आगे भी इसके अंदर चेंजेस जो है वो करने होते हैं, वो पढ़ते हैं। हमने अभी क्या क्या पढ़ा, मैं यहां पर नोट कर लूंगा उसको, और फिर इसके अंदर हम देखते हैं क्या चेंज किया है क्या नहीं। देखिए इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, हमारा क्या आ गया है, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाय P1 नॉट इज इक्वल टू W2 डिवाइड बाय M2 इंटू W1 इंटू में M1, ये आ रहा है हमारा, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके ऊपर। 2025 सीबीएसई में एक क्वेश्चन आया था, क्या मोल फ्रैक्शन का रिलेशन आया था किसके साथ में, मोलैलिटी के साथ में। अब हमारा मोल फ्रैक्शन x2 किसके बराबर है, W2 इंटू M1 डिवाइड बाय M2 इंटू W1, ये रिलेशन मैंने यहां पर पुट किया है, निकाल लिया है। तो आप एक चीज देखिए, अब मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी होती है W2 डिवाइड बाय M2 इंटू W1, ओके, इंटू में 1000, ये हमारी मोलैलिटी होती है, ओके। तो अब मैंने क्या किया, इसको मैंने 1000 से, अब दोनों तरफ करना पड़ेगा। अब ये तो x2 की ही वैल्यू लिखी है, अब इस तरफ भी इस तरफ भी इक्वेशन इसको मान लीजिए, ओके। वी मल्टीप्लाई बाय 1000 बाय M1 टू इक्वेशन 1, ये है अपनी इक्वेशन 1। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गई, P1 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू 1000 डिवाइड बाय M1 इज इक्वल टू, तो ये क्या बन गया, इधर क्या बन जाएगा, W2 डिवाइड बाय M2 इंटू W1 इंटू में M1 इंटू 1000 बाय M1, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो कैंसिल हो गया, और इसको जो बच गया इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, मोलैलिटी के बराबर लिख सकते हैं। तो ये बना P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू, सॉरी, इंटू में 1000 डिवाइड बाय M1 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आ गया आपका, मोलैलिटी के बराबर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो रिलेशन जो है वो आया हुआ था, ठीक है, पेपर के अंदर, और आपको ये फार्मूला लगाकर उसको सॉल्व करना था, जो कि आपका सीबीएसई 20
25 के अंदर आएगा। ठीक है, तो एक ये फार्मूला बन जाता है यहां से। ओके, और दूसरी बात क्या है, दूसरा क्या है आपका, अब इसी फार्मूले को लेते हैं। इसका जो पहले फार्मूला था वो था P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में P1 नॉट इज इक्वल टू N2 बाय N1 प्लस N2। ओके, तो अब इसमें कंडीशन लगाया, इफ सॉल्यूशन इज इन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, हमने इसके अंदर क्या कहा, इन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर क्या की करेंगे हम, देखिए तो इसको ऐसे लिखिए P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में P1 नॉट इज इक्वल टू N2 बाय N1 प्लस N2, ये है। ओके, इफ वी रिवर्स दिस इक्वेशन, इफ वी रिवर्स दिस इक्वेशन, अगर हम इस इक्वेशन को रिवर्स करेंगे तो ये क्या बनेगी, P1 नॉट डिवाइड बाय P1 नॉट माइनस P1 इज इक्वल टू N1 प्लस N2 डिवाइड बाय N2। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, N1 बाय N2 प्लस N2 बाय N2 क्या हो गया, 1। ओके, तो हमारा यहां से क्या बनकर आ गया, P1 नॉट डिवाइड बाय P1 नॉट माइनस P1 इज इक्वल टू N2 बाय N1 बाय N2 प्लस 1। और इस 1 को इधर लाएंगे तो ये क्या बना, P1 नॉट डिवाइड बाय P1 नॉट माइनस P1 माइनस 1 इज इक्वल टू N1 बाय N2। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी इसके अंदर। ओके, और आप इसका एलसीएम लेते हैं तो P1 नॉट माइनस P1 एलसीएम आया, तो P1 नॉट माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ P1 नॉट माइनस P1 इज इक्वल टू N1 बाय N2, देन इट बिकम P1 नॉट माइनस P1 नॉट। ठीक है, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस P1 डिवाइड बाय P1 नॉट माइनस P1 इज इक्वल टू N1 बाय N2, और ये कैंसिल हो गया आपका। तो यहाँ पे ये क्या बन जाता है आपका, ये बन गया P1 डिवाइड बाय P1 नॉट माइनस P1 इज इक्वल टू N1 बाय N2, इसके बराबर आ गया है आपका ये। ठीक है, और आप इस इक्वेशन को रिवर्स करते हैं, अगर हम इफ रिवर्स दिस इक्वेशन, इफ रिवर्स दिस इक्वेशन, ये क्या बन जाएगी आपकी, ये P1 नॉट वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, रिवर्स करेंगे तो ये बनी P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाय P1 इज इक्वल टू N2 बाय N1, ये इक्वेशन बन गई। ओके, तो ये वेरी डाइल्यूट, ये जो इक्वेशन है ये वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, और अगर आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं उसके लिए भी सबसे ज्यादा पॉसिबल इक्वेशन ये है, इससे सारे डिवाइड निकल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली इसको यूज किया जाता है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, हम इसको यूज करेंगे हमारे पेपर में, हम इसको वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए इस इक्वेशन को यूज करते हैं। तो हमारे दो फार्मूले बन गए हैं। हमारा जो फार्मूला बना है पहला, ये हमें कब यूज करना है, जब हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है, ज्यादा वाटर नहीं डाल रखा है उसके अंदर, और ये हमने कब यूज करना है, जब हमारा सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ओके, तो ये दो फार्मूले बन गए हैं हमारे किसके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। और इसके अंदर आपका जो क्वेश्चन है क्या निकलवाया जाता है, मोलर मास निकलवाया जाता है। अब देखिए इसके अंदर अगर आप मोलर मास को पुट करते हैं, अगर आप देखोगे इसके अंदर पुट कर लो, चाहे P1 इज इक्वल टू W2 अपॉन में M2 इंटू W1 इंटू में M1, ये है। अब इसके अंदर ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो निकाला जाता है, यानी M2 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 डिवाइड बाय, इसको मैं डेल्टा P लिख सकता हूं, डेल्टा P इंटू में P1। ओके, ये बन गया अपना डेल्टा P1 कह सकते हैं आप इसको, या अगर आप इसके अंदर कोई चेंज लिखोगे यही वाला, तो इसका मोलर मास निकालोगे तो इसको लिखोगे M2 इज इक्वल टू W2 इंटू में M1
डिवाइड बाय, अच्छा इसके साथ मल्टीप्लाई भी होगा, ये P1 का मल्टीप्लाई भी होगा, ये जो P1 है ये तो डेल्टा P नीचे आ गया, तो P1 ऊपर आएगा इसमें, इसका P1 जो है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि P1 नीचे था तो ये ऊपर जाएगा, ये P1 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें M2 इधर आया, M2 जो है वो आपका इस तरफ आएगा और ये नीचे आएगा, M1 इंटू में P1 नॉट, ओके, डिवाइड बाय W2 इंटू सॉरी W1 इंटू में डेल्टा P, यहां पर अपना क्या रह गया, ये W1 रह गया है, और इसमें भी आपका क्या रह गया, W1, ये बन गई है आपकी इक्वेशन। ये W1 नीचे ही था ना, इसका इस इक्वेशन में नीचे ही था, तो ये नीचे रह गया है, और डेल्टा P इसको कहा तो ये नीचे आ गया है। सेम इसके अंदर यहाँ पर अपना ये जो W1 है, ये W1 एज इट इज रहेगा, और इसको हम डेल्टा P लिख सकते हैं, तो डेल्टा P इसको नीचे ले आया और M2 को ऊपर और P1 को उधर ऊपर ले आया, तो ये बन गई है इक्वेशन। और आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूट मिलेगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट मिलेगा, प्रेशर मिलेगा आपका, ठीक है, और आपको डेल्टा P1 भी होगा और W1 भी होगा, और आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। सेम यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है इस तरीके का बनेगा, तो आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे हम इसके, ठीक है। तो देखिए ये था हमारा क्या, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, तो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर अपना खत्म हुआ, ठीक है। ये सारा काम किस वजह से हो रहा है, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के अंदर, सॉरी नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, ये सब तब हो रहा है, ठीक है। तो हमारा कुल मिलाकर फार्मूला क्या निकला यहां से, हमारा निकला है P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इज इक्वल टू W2 डिवाइड बाय M2 इंटू W1 इंटू में M1, ठीक है। दूसरा इसी के अंदर हमारा फार्मूला बना था जो P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इंटू में 1000 अपॉन में M1 इज इक्वल टू मोलैरिटी, ये फार्मूला लिखा था, ठीक है, ओके। ये मोलैरिटी ये इक्वल आ गया था, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे दो, ठीक। अब बात करते हैं हम थर्ड जो सेकंड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ओके। तो वही वाली बात फिर से है, जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, volatile solvent, there is change in, या there is lower in, low in, there is low in vapor pressure, okay, and it relate with boiling point, it relate with a boiling point, okay। हम कह सकते हैं then the boiling point of solution increase, जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो बढ़ जाता है अपना, ठीक है, ये एलिवेट हो जाता है, ठीक है। तो उसको अभी हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो पहले हमने क्या देखा, जो अपना बॉइलिंग पॉइंट था यहाँ 1 atm पर, अपना इधर अपना बॉइलिंग पॉइंट की कर्व चलती है, यहाँ अपनी प्रेशर की कर्व चलती है। पहले तो पता हो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो
बॉइलिंग पॉइंट होता है जब एक सॉल्यूशन बॉइल होता है, ठीक है, तो उस सॉल्यूशन का प्रेशर और आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाता है, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। समझ में आया? तो हम क्या कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट के लिए, हम क्या बताएंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज होती है, ठीक है, व्हेन टेम्परेचर, व्हेन ए सॉल्यूशन बॉइल एट ए फिक्स टेम्परेचर, at a fixed temperature, the vapor pressure of liquid equal to the external pressure। जो लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आ जाता है, तो वहां पर वेपर बन जाता है, उसको कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। ओके, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, जनरली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जहां पर हमारा कोई सॉल्यूशन जो है वो बॉइल हो जाता है। ऐसे टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो आप देखोगे तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा पहले जो था वो यहां पर था, ये बोलो बॉइलिंग पॉइंट किसका था, सॉल्वेंट का था बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पर हमारे सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो था वो है, जिसको हम क्या कहेंगे टीबी नोट। ओके, और जब हमने उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो इसको मैंने दिखाया टीबी से, और ये किसका बन गया, अपना सॉल्यूशन का बन गया है। ओके, तो हम क्या बताएंगे, हम ये कहेंगे कि आपका जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या देखा गया, जो आपका इसको कहेंगे हम डेल्टा टी बी, ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का सिंबल डेल्टा टीबी। ये किसके बराबर हुआ, जो टीबी माइनस टीबी नॉट। अभी अपना जो प्योर सॉल्वेंट था उससे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के तो टीबी आया, प्योर था टीबी नॉट, तो जो बढ़कर आया है हम क्या लिखेंगे टीबी माइनस टीबी नॉट। ज्यादा में से छोटे वाला घटाएंगे ना, तो पहले कम था अब ज्यादा हो गया है, तो टीबी माइनस टीबी नॉट लिखा जाएगा। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलैलिटी के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये मोलैलिटी के। ओके, और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को अगर हम रिमूव करते हैं तो क्या बनता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। केबी क्या है, केबी बताइए क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। केबी क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ओके, और इसका दूसरा नाम क्या है, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये इसका दूसरा नेम है, ठीक है, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, और इसका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है, या आप इसको इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट कह सकते हैं। तो आपका यहां पर टीबी क्या है, टीबी तो ये है अपना बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ किसका, सॉल्यूशन का, किसका है ये, सॉल्यूशन का। और टीबी नोट क्या है, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट कह सकते हैं आपको, सॉल्वेंट का है। ओके, तो ये अपना जो इक्वेशन बन गई है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। ओके, और मोलैलिटी को अगर आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा टीबी बराबर है केबी इंटू में, अब एम की वैल्यू जो है वो क्या होती है, W2 डिवाइड बाय M2 इंटू W1। अगर ये ग्राम में है तो इसको क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो यहां पर ये बन गई है।
यहां से आपके क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, या आपसे पूछा जा सकता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, ठीक है। तो या फिर आपसे पूछा जा सकता है सॉल्वेंट का वेट कितना होगा। इस तरीके से इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हमारी क्या बन गई है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बन गई है, जिसका फार्मूला आपका ये रहेगा। ये आपको ध्यान रहे, डेल्टा टीबी क्या है आपका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। और डेल्टा टीबी को आप क्या लिख सकते हैं, इसी को क्या लिख सकते हैं हम, टीबी माइनस टीबी नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। इसी को हम टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी क्या है अपना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और टीबी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ये फार्मूला बन गया है। तो इस फार्मूले को भी हम इसमें इधर ऐड कर लेते हैं। जो फार्मूला बनता है वो आप लिखते रहिए ताकि आपको याद रहे। तो ये फार्मूला क्या बन गया है अपना, डेल्टा टीबी और वी कैन से टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू केबी इनटू W2 डिवाइड बाय M2, W2 डिवाइड बाय M2 इनटू W1, W2 डिवाइड बाय M2 इनटू में W1, अगर ये ग्राम में है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1000। ये अपना सेकंड फार्मूला बन गया, ठीक है। ये बन गया अपना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला। तो ये अपना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ, ओके। अब हम पढ़ते हैं अपनी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये तो अपना लिखा रहने देना चाहिए था, चलो अब हम पढ़ते हैं थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपनी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये हमारी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ओके। तो वही वाली बात फिर से, when we add non-volatile solute in volatile solvent, there is change in या low in vapor pressure, okay. It is connected with the freezing point. There is depression in freezing point of solvent, okay. तो हम कहेंगे क्या, there is change in, आप शुरू से लिख लीजिए, उसकी बात को लिख लीजिए, उसकी थ्योरी लिख लीजिए, प्रॉब्लम आती है आपको थ्योरी लिखने में। when we add non volatile solute in volatile solvent, there is change in, या आप कह सकते हो लॉ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वहां पे क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, ठीक है। दैट इज कनेक्टेड विद फ्रीजिंग पॉइंट। ये किसके साथ कनेक्ट है, फ्रीजिंग पॉइंट के साथ कनेक्ट है, ओके। तो हम क्या बताएंगे, देयर इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, there is depression in freezing point of solution। सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो आपका कम हो जाता है, ओके। इट इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट इररिस्पेक्टिव दियर नेचर, उसके नेचर पर भी डिपेंड करता
ये इसके नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो क्या है इसके अंदर, अपना जो फ्रीजिंग पॉइंट था ये 1 atm पर फ्रीज हो रहा था कोई भी अपना, देखिए यहां पर सॉल्वेंट था और ये सॉलिड बन गया, तो आप ये मानिए यहां पर आकर आपका क्या हो गया था, फ्रीज हो गया था। ठीक है, तो ये TF है अपना, ठीक, TF नॉट फ्रीज हो गया अपना। ओके, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ, तो ये किसकी कर्व थी अपनी, ये थी अपनी सॉल्वेंट की, और यहां पर आपका ये क्या हो गया था, फ्रीज हो गया था। ओके, और ये अपनी सॉल्यूशन की कर्व बनी, ये किसकी कर्व बनी आपकी, सॉल्यूशन की, और यहां पर आकर अपना ये क्या हो गया, फ्रीज हो गया यहां पर आकर, तो ये अपना क्या बन गया, TF बन गया है। ओके, तो कुल मिलाकर आप देखोगे तो यहां पर आपका ये टेम्परेचर है, ठीक है, यहां पर अपनी प्रेशर की कर्व है, तो अपना कुल मिलाकर देखा तो हमने ये फ्रीज हो गया है इस टेम्परेचर पर, तो हम क्या कहेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या लिखेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होगा इसका सिंबल, डेल्टा TF होगा, जो कि किसके बराबर होगा, कम हुआ है ना, तो आप क्या लिखेंगे, TF नॉट माइनस TF। वहां पर क्या था, TB माइनस TB नॉट, क्योंकि ये बढ़ गया था, यहां पर ये क्या हो गया, कम हो गया, तो इसलिए क्या लिखा, TF नॉट माइनस TF। ओके, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, और अगर हम इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाएंगे तो ये किसके बराबर आएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। ओके, और KF अपना क्या है यहाँ पे, M तो अपना क्या है, मोलैरिटी, M क्या है, मोलैरिटी, KF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है, या आप क्या कहेंगे कि KF को आप क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट बोले इसको, क्या बोले इसको, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। ओके, ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये भी कह सकते हैं इसका दूसरा नाम। तो हम क्या लिखेंगे, TF नॉट माइनस TF। TF नॉट क्या है, TF नॉट ये हमारा क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये हमारा सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, और TF क्या है अपना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आप इसको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट भी कह सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट भी कह सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो गया आपका। ठीक है, तो अपना जो फार्मूला किसके बराबर बनेगा, TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF इज इक्वल टू KF इंटू में W2 डिवाइड बाय M2 इंटू W1, इफ इट इज इन ग्राम देन इट मल्टीप्लाई बाय 1000। ये अपना फार्मूला बन गया किसका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फार्मूला बन गया। ओके, तो ये अपनी जो है थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगी, जिसकी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट अपना क्या हो गया है, कम हो गया है। ओके, तो यहां पर हम थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को भी, उसका फार्मूला भी हम यहां पर राइट कर लेते हैं। तो ये क्या बना, डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF इज इक्वल टू KF इंटू में W2 डिवाइड बाय M2 इंटू W1 इन ग्राम इंटू में 1000। ये बन गया अपना फार्मूला। ओके, हाँ जी बेटा, देखिए थोड़ा सा माइक की प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या समझा हमने अभी तक ये समझा, आपने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के अंदर क्या पढ़ा कि P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाय P1 नॉट इज इक्वल टू W2 डिवाइड बाय M2 इंटू W1, ओके, इंटू में M1।
ये पढ़ा आपने, ठीक। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू के एफ डॉट W2 डिवाइड बाय M2 into W1 into में 1000 if this one is in ग्राम। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपने ये पढ़ा। और थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी तो उसमें क्या पढ़ा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट TF नॉट माइनस TF, और यहाँ पर आपका KB है और यहाँ पर आपका KF है, ओके। W2 डिवाइड बाय M2 इंटू W1, ये ग्राम में है तो आप इसको क्या करो 1000 से मल्टीप्लाई करो, ओके। अब थोड़ा सा इसके अंदर क्या रहता है, अभी इसके अंदर रहता है आपका KF या KB, या KF ले लो या KB ले लो। KB अगर आपने लिया, ये है इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। R इज द गैस कांस्टेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ओके, और टेम्परेचर को स्क्वायर किया 1000 इंटू, ये बॉइलिंग है तो यहाँ डेल्टा H ऑफ फ्यूजन लेते हैं, एंथैल्पी ऑफ कौन सी है बेटा आपकी, फ्यूजन होती है, ओके, और ये टेम्परेचर का स्क्वायर है, ये इसका फार्मूला बना, ओके। इसी तरीके से अगर आप KF का फार्मूला निकालते हैं, बॉइलिंग का है वेपोरेशन, ओके, बॉइलिंग में तो आपको पता है वेपर बनता है, वेपोराइजेशन, ठीक है, और फ्रीजिंग में फ्यूजन आएगा यहाँ M1 इंटू टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 इंटू डेल्टा H ऑफ फ्यूजन, ओके, क्योंकि आपको पता है फ्रीजिंग में फ्यूजन होता है और बॉइलिंग के अंदर आपका वेपोराइजेशन होता है, एंथैल्पी, ओके। और इसकी यूनिट की अगर बात करते हैं तो आपको पता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, और केबी की यूनिट देखोगे तो क्या बनी, डेल्टा टीबी डिवाइड बाय एम। एम क्या है, मोलैलिटी है, और मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है आपको पता है, ये तो केल्विन, ये है क्या, मोलर लिख सकते हैं, या आप लिखोगे क्या, मोल पर केजी, ओके। तो इसकी यूनिट जो मिलेगी वो आपको इस तरीके से मिलेगी, केल्विन किलोग्राम पर मोल, ओके, ये यूनिट है। ऐसे ही केएफ की जो यूनिट बनेगी आपकी क्या बनेगी, केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये इसकी यूनिट हो गई है, ओके। तो ये था आपका इबियोस्कोपिक कांस्टेंट और आपका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट केएफ, ठीक है। तो इसकी यूनिट के भी क्वेश्चंस जो है वो पूछ लिया जाता है, तो आपको इसकी यूनिट जो है याद रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी आती है आपकी, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले आपको पता होना चाहिए क्या ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस में सोलवेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो मूव करती है सॉल्यूशन की तरफ, ओके, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, ओके। तो आपको क्या बोलना है, ऑस्मोसिस क्या होता है, व्हेन लो कंसंट्रेशन ऑफ solvent move toward high concentration of solution through semi permeable membrane, ओके, ठीक है। तो आप इसके अंदर देखेंगे किस तरीके से ये आपके पास, मान लीजिए ये बीच में आपकी क्या है, एसपीएम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और इस तरफ आपका क्या है, सॉल्वेंट है,
ओनली सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास कर सकती है, ठीक है, क्योंकि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल होते हैं वो छोटे होते हैं लो कंसंट्रेशन के एज कंपैरिजन टू सॉल्यूशन। इस तरफ आपका सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू आपके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तक। ओके, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मूव करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ओके, तो लिखा आपने सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ओके, ऑस्मोसिस कहा। अब क्या होता है जब सॉल्वेंट के पार्टिकल इस तरफ मूव करते हैं, तो ऐसे पार्टिकल मूव करते रहते हैं और इस फ्लो को रोकने के लिए आप क्या करते हैं, आप जो सॉल्यूशन है उसकी तरफ प्रेशर अप्लाई करते हैं। यहां पे क्या किया आपने, प्रेशर जो है वो अप्लाई किया। इस सॉल्वेंट के फ्लो को रोकने के लिए आपने प्रेशर अप्लाई किया, और जो ये प्रेशर अप्लाई किया इसी को क्या कहा जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी को क्या कहा जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, इसी तरीके से जब ऑस्मोटिक प्रेशर जब आप अप्लाई करते हैं, when we stop the flow of liquid solvent, when we stop the flow of liquid solvent, then we apply pressure। तो हमने क्या अप्लाई किया, प्रेशर किया अप्लाई, that is known by osmotic pressure। इसको क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, फिर एक बात ध्यान रखिए, व्हेन वी अप्लाई ऑस्मोटिक प्रेशर, जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करते हैं, when we apply osmotic pressure, then flow of अब किसका फ्लो होगा तो सॉल्वेंट पार्टिकल का, then flow of solvent particle from high concentration to low concentration। This is called रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको क्या कहा जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। ठीक है, जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल का फ्लो हो जाता है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको क्या कहा जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है, और एक दूसरी बात, जब आपकी कंसंट्रेशन जो है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में फ्लो होती है, ठीक है, जनरली जब आप हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में फ्लो करवाते हैं किसी सॉल्यूशन का, यहां मैंने सॉल्यूशन बोला है, उसको क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया है। ओके, तो अब बात करते हैं ऑस्मोसिस के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई होता है, पाई इज इक्वल टू CRT। ओके, पाई क्या है आपका, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, C क्या है आपकी कंसंट्रेशन है, C क्या है आपकी कंसंट्रेशन, R आपका क्या है गैस कांस्टेंट है, R आपका क्या है गैस कांस्टेंट, एंड T इज द टेम्परेचर, T अपना क्या है टेम्परेचर। ठीक है, तो अब बात करते हैं आपकी फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर। थोड़ा सा इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको समझिए।
ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन भी लास्ट टाइम आपका आया हुआ था 2025 में, आपका लास्ट टाइम क्वेश्चन जो है आया हुआ था। तो देखिए क्या क्वेश्चन आपका बनता है। आपने देखा पाई इज इक्वल टू सी आर टी होता है, ओके, और सी आपकी कंसंट्रेशन है, वी कैन से दिस वन इज द मोलैरिटी, ये मोलैरिटी पर डिपेंड करता है, ओके। तो आप क्या लिखेंगे, पाई इज इक्वल टू W2 अपॉन में M2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ओके। यहां वैसे आपको लीटर में आपको पता है, मोलैरिटी के अंदर जो वॉल्यूम है वो लीटर में होता है, तो यहां वॉल्यूम को मैं लीटर में लिख रहा हूं, ठीक है, इंटू आर टी, ओके। तो ये आपका फार्मूला बनता है। और जनरली आपने पढ़ा होगा जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, उनका आपको प्रेशर, उनका आपको मास निकालने के लिए हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ओके। ऑस्मोटिक प्रेशर की प्रॉपर्टी का यूज हम कब करते हैं, जब हमें क्या निकालना हो, मास निकालना हो, क्या निकालना हो, मास निकालना हो, ठीक है। ये इधर आ गया, पाई इधर आ गया, ठीक है। जब मॉलिक्यूलर मास निकालना है अपने को बायोमोलिक्यूल्स का, मैक्रोमोलिक्यूल्स का या पॉलीमर्स का, तो हम क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपनाकर हम उसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। दिस इज द बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट, क्या कहेंगे, दिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी widely used to calculate molar mass of biomolecules, ठीक है, और हायर पॉलीमर्स। अब इसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज क्यों किया जाता है, ठीक है, क्योंकि आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो मोलैरिटी के फॉर्म में है, ओके, जो कि आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। क्या क्वेश्चन क्या है, व्हाई वी यूज ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाई वी यूज ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी to calculate molecular mass of biomolecules। बायोमोलिक्यूल्स के जो मोलिकुलर मास होते हैं उनके लिए क्यों यूज किया जाता है, तो आपको रीजन में क्या बताना है, ठीक है, तो आपको बताना है कंसंट्रेशन टर्म, जो आपकी कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी, विच इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, तो इसलिए हम इसका मास जो है हम इसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। प्रोटीन का मोलिकुलर मास भी इसी से निकाला जाता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, जो भी आपके वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है और उनके मास को कैलकुलेट करने के लिए इसी कंसंट्रेशन टर्म वाली प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, और इसी से हम क्या निकाल पाते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल पाते हैं, जो कि मैंने फार्मूला आपको यहां पर बताया। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, आप तीन टर्म याद रखिए, ठीक है। एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक, जिस ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन जो है वो 0.9% NaCl इसके बराबर होती है, कंसंट्रेशन 0.9% NaCl, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैज कंसंट्रेशन 0.9% NaCl इसके बराबर होती है, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है इसको सेलिन वाटर भी कहते हैं, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, सेलिन बोल देते हैं इसको, ठीक है। दूसरी बात ये है, दूसरी टर्म क्या आती है,
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? विच कंसंट्रेशन greater than 0.9% NaCl, जिसकी कंसंट्रेशन 0.9% NaCl से ज्यादा होती है उसको क्या कहते हैं? हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो कंसंट्रेशन होती है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की वो ज्यादा होती है 0.9% NaCl से। ठीक है, और ये बात याद रखिए जो ये 0.9% NaCl है ये वेट बाय वेट कंसंट्रेशन है। कौन सी कंसंट्रेशन है? वेट बाय वेट परसेंटेज। ओके, और एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है ये क्या होती है? ये कम होती है। कंसंट्रेशन ऑफ हाइपो इज लेस देन 0.9% वेट बाय वेट ऑफ NaCl। ओके, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इससे कम होती है। ओके, तो जो अपना क्वेश्चन पूछा जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर का, तो इसके रिगार्ड पूछा जाता है। तो क्या कहेगा जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में होगा, या फिर आप ये कहे आइसोटोनिक प्रेशर भी बोल देता है। आइसोटोनिक प्रेशर का मतलब क्या होता है? इफ टू सॉल्यूशन हैज आइसोटोनिक देन देयर प्रेशर इज आल्सो इक्वल। ओके, अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उसका प्रेशर ज्यादा होता है और इसका क्या होगा? कम होगा। ओके, ठीक है जी। दूसरी बात ये है, तो आपको एक बात याद रखनी है, तो आपको क्या कंडीशंस देगा? पाई 1 इक्वल दे देगा पाई 2 के। ओके, और आपसे क्या कहेगा? टू कंपाउंड है जिनका प्रेशर जो है वो सेम है, और दूसरा क्या कहेगा? जिसका क्या सेम है? वॉल्यूम जो है वो भी इक्वल है। और आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है मोलिकुलर मास। इफ m1 इज इक्वल टू, मान लो बता दिया इसने 30 ग्राम, ठीक है, वॉल्यूम भी इक्वल दे दिया, m1 30 ग्राम दे दिया है, ठीक है, और वेट इसने बता दिया, W1 बता दिया मान लो इसने 20 ग्राम, और W2 इसने बताया कितना? 10 ग्राम। ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? तो आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का लिख लेना है फार्मूला, W2 अपॉन में M2 इंटू W1, सॉरी वॉल्यूम, यहां पर क्या लिखना आपको? वॉल्यूम इंटू में RT इक्वल है, यहां क्या लिखेंगे? अब W2 दूसरे का है, मैं इसको डैश की फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है ना? तो ये आपका W2 डैश है, ठीक है, यहां W1 वाले का है तो ये एज इट इज लिख दिया। W2 डैश डिवाइड बाय M2 डैश इंटू में वॉल्यूम इंटू RT। इसने क्या बताया? इक्वल वॉल्यूम है और इक्वल टेम्परेचर है, तो आपका RT कैंसिल हो जाएगा और अपना वॉल्यूम जो है वो भी कैंसिल हो जाएगा। W2 की अमाउंट कितनी है? 10 है। ओके, M2 आपको इसका निकालना है, M2 निकालना है। W2 डैश की वैल्यू कितनी है? 10 ग्राम है, और M2 डैश, ठीक है, ये मोलिकुलर मास जो है, एक का तो मोलिकुलर मास आपको बताना पड़ेगा ना। M2 डैश का मोलिकुलर मास जो है वो मान लो आपका 30 ग्राम था, और इस तरीके से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसका क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं, या मोलिकुलर मास इस तरीके से निकालना आएगा। ठीक है, इसको हम इस तरफ नोट कर देते हैं, M2 इज इक्वल टू W2 डिवाइड बाय पाई इंटू वॉल्यूम डॉट RT। ये अपनी फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। ये मैंने आपकी चारों की चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिस्कस कर दी है। ठीक है जी, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से बनता है इसके अंदर से। नेक्स्ट इसके अंदर एक चीज और है, वेंटो फैक्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज होते हैं वेंटो फैक्टर के अंदर। ठीक है, तो वेंटो फैक्टर के बारे में सुनिए। वेंटो फैक्टर जो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही पार्ट है। क्या देखा गया? जो आयनिक कंपाउंड है और उनको सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किया गया,
तो वो आयनिक कंपाउंड अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, ओके, या एसोसिएट होते हैं, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूलर मास जो है वो चेंज हो जाता है। कैसे, किस तरीके से? जैसे मान लीजिए आपके पास आयनिक सॉल्यूशन KCl का सॉल्यूशन है और KCl का सॉल्यूशन K प्लस और Cl माइनस के आयंस में ब्रेक हो गया और आप देख रहे हैं यहाँ पार्टिकल जो है वो आपने देखा तो 1 मोल के हिसाब से पार्टिकल है, एक पार्टिकल है यहाँ पे। आप कह सकते हो ये कितने पार्टिकल है? एक पार्टिकल है और वो डिवाइड कितने में हो रहा है? 2 पार्टिकल के अंदर डिवाइड हो रहा है। इसकी वजह से जो आपका डेल्टा टीबी आना चाहिए था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो आना चाहिए था, ठीक है, उसके हिसाब से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बन जाती है IKBM। और यहां पर जो मॉलिक्यूलर मास है वो आपका 2 पार्टिकल होने की वजह से जो ये I की वैल्यू है यहां पर 2 आ जाती है, जिसकी वजह से जब हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं वो डबल मिलेगा आपको। किस तरीके से? जैसे आप इसका डेल्टा टीबी इज इक्वल टू IKB W2 डिवाइड बाय M2 इंटू W1, ओके, ये लिखा। तो आप देखोगे इसका मास निकालेंगे तो IKB W2 डिवाइड बाय M2 डिवाइड बाय डेल्टा टीबी इंटू W1, ये बन गया। तो आप देखोगे इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वजह से, सॉरी इवेंट ऑफ फैक्टर की वजह से इसका जो मास है, यानी ये जो 2 पार्टिकल बन गए हैं सॉल्यूशन में, इसकी वजह से इसका मास जो है वो डबल आएगा। तो KCl का मास अगर आप देखोगे, पोटेशियम प्लस मास ऑफ पोटेशियम प्लस मास ऑफ क्लोरीन, अगर आप चेक करोगे पोटेशियम का कितना होता है 39 और इसका होता है 35.5, ठीक है, तो ये बना 0.5 फॉर, ये होना चाहिए था, ओके। तो इतने ग्राम होने की, इसका जो वेट है वो इतने ग्राम होना चाहिए था, लेकिन इसका वेट इतने ग्राम ना होकर इस आयनिक सॉल्यूशन की वजह से इसका वेट कितना बना 74.5 इंटू 2, ठीक है, इतना इसका वेट जो है वो बनता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है रहती है, ओके। तो इसका वेट जो है वो आपका 149 ग्राम जो है वो बन जाता है, ओके। तो यहां पर जो पार्टिकल 2 में ब्रेक हो गया है, ऐसा कौन से सॉल्यूशन होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन होते हैं आयनिक कंपाउंड, ओनली आयोनिक कंपाउंड, ओनली आयनिक कंपाउंड शो वांट ऑफ फैक्टर। जो ये आयनिक कंपाउंड होते हैं यही क्या शो करते हैं? वांट ऑफ फैक्टर जो है इसकी प्रॉपर्टी शो करते हैं, ओके। तो इसमें क्या देखा गया? वांट ऑफ फैक्टर क्या है? ये वांट ऑफ फैक्टर जो ये पार्टिकल में ब्रेक हो रहा है, ये जो पार्टिकल जुड़ जाते हैं, ये जो पार्टिकल एक से ज्यादा में टूट जाते हैं, ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे आयनिक कंपाउंड ही क्या शो करते हैं? ये वांट ऑफ फैक्टर शो करते हैं, जिसको डिनोट किया जाता है I से, ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं हम। ये तो पार्टिकल हो गया डिसोसिएट का केस। 2 केस बनते हैं, या तो पार्टिकल क्या हो जाते हैं डिसोसिएट, या पार्टिकल क्या हो जाते हैं एसोसिएट, टूटता भी है और बनता भी है, ओके। एसोसिएट होते हैं, उनमें क्या होता है, मान लीजिए आपके पास 2 पार्टिकल है एसिटिक एसिड के और ये एसोसिएट हो गए हैं, तो यहां पर ये कितने पार्टिकल बन जाते हैं? इनका पॉलीमर बन जाता है, पॉलीमराइजेशन हो जाता है, 2 बन जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्या देखने को मिला, इसके अंदर हमें देखने को मिला कि यहां पर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसके अंदर अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल क्या बना लेते हैं, एक पॉलीमर बना लेते हैं। और इन्होंने पॉलीमर बनाया, 2 पार्टिकल का 1 पार्टिकल बन गया, तो इसका जो मास आएगा, जो एक्चुअल मास, जो भी हम मास कैलकुलेट करके लाएंगे, वो आपका हाफ आएगा,
कितना आएगा? वो हाफ आएगा। एक्चुअल मास का जो है वो हाफ आएगा। यहां पे एक्चुअल मास लिखो, जिसको कहा जाता है एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। ओके, वेंट ऑफ फैक्टर की वजह से क्या आता है अपना, क्या आता है? एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास आता है वेंट ऑफ फैक्टर की वजह से। ठीक है, तो अब इस वेंट ऑफ फैक्टर को पढ़ते हैं कि ये क्या है। वेंट ऑफ फैक्टर किस किस के बराबर होता है वेंट ऑफ फैक्टर? ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है, एक तो बन गया ये। दूसरा आपको क्या निकलेगा? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या आपकी जो कहोगे ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और अगर आपकी इस फॉर्म में है तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखोगे नॉर्मल कोलिगेटिव, सॉरी एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की फॉर्म में पूछा गया है तो। ओके, और थर्ड आप क्या कहोगे? थर्ड हम क्या कहेंगे? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल। जो आपके पार्टिकल इनिशियली थे हम उसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये तीन फार्मूले हैं इसके कैलकुलेट करने के। अब दूसरा क्या है? जो आपका वेंट ऑफ फैक्टर है उसका दो आपके छोटे छोटे जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से बनते हैं। अगर पार्टिकल डिसोसिएट होता है तो क्या होता है? ठीक है, अगर पार्टिकल जो है डिसोसिएट होता है, ठीक है, डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट के केस में क्या होता है? जो मान लीजिए आपके पास में पार्टिकल है कोई ए बी पार्टिकल है, ठीक है, और वो डिसोसिएट हो गया आपका ए पार्टिकल में और बी पार्टिकल में। ओके, तो यहां पर हम क्या क्या कहेंगे? या आपका n नंबर ऑफ पार्टिकल में डिसोसिएट हो गया। आप इसको इस तरीके से पढ़िए, आपके पास पार्टिकल क्या है? कोई ए पार्टिकल है, वो n नंबर ऑफ पार्टिकल में डिसोसिएट हो गया है। तो यहां पर था ये 1, और यहां पर क्या बनेगा? इनिशियली जब टाइम t 0 था और टाइम t था तो ये बना 1 माइनस अल्फा, और ये क्या बनेगा? 1 माइनस एन अल्फा, सॉरी एन अल्फा, क्योंकि यहां पर ये फॉर्मेशन हुई है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ये, तो ये बने एन अल्फा। ओके, और ये 1 आपकी क्या है? कंसंट्रेशन है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हुआ? 1 माइनस अल्फा प्लस में एन अल्फा। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू, अल्फा कॉमन लेंगे यहां से, अल्फा कॉमन लिया तो ये क्या बन गया आपका? n माइनस 1 बन गया। ओके, अब क्या करना है आपको? ये तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आ गया, और इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल है 1 आपका, तो वेंट ऑफ फैक्टर निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल, तो 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 डिवाइड बाय इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल इज 1, तो ये बना I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। ओके, और 1 को इस तरफ लाओगे तो I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा। n अपना क्या है? जो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे ये है n। n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन।
जो भी आपके नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ प्रोडक्ट के लिखिए, ये प्रोडक्ट के पार्टिकल हैं इस तरफ जितने भी बनते हैं, ठीक है। और आई क्या है आपका, आई है आपका वेंटो फैक्टर, ओके। अब रही दूसरी बात, अल्फा आपको पता चल गया, अल्फा क्या है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक। ये अपना अल्फा हो गया। तो अपना अल्फा आपने देखा होगा, जनरली अल्फा जो है, अगर मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है आपका, ए बी सॉल्यूशन है मान लीजिए आपका, और ये ब्रेक हुआ ए प्लस में और बी माइनस में, तो यहां पर ये 1 था, ये 1 माइनस अल्फा 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 ये बना। तो यहां पर आप क्या निकाले हैं, के ए निकालते हैं, एसिड के केस में डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए। तो ये क्या बन जाता है अपना, अगर कंसंट्रेशन आप सी मानो तो सी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बनेगी अल्फा डॉट अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, ओके। अगर कंसंट्रेशन इसकी सी रखोगे तो देख लो क्या बन जाएगा, ये नेग्लेक्ट कर दिया अल्फा, इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल, ये 1 से बहुत छोटा है तो इसको नेग्लेक्ट कर दो, तो ये किसके बराबर आएगा, के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, और अल्फा इज इक्वल टू रूट के ए। और अगर आप इसकी कंसंट्रेशन सी मानोगे तब क्या होगा, ए बी जो है ए प्लस और बी माइनस, अगर सी कंसंट्रेशन है तो सी माइनस सी अल्फा, ओके। तो यहां पर क्या हो जाएगा अपना, के ए क्या निकालोगे, के ए कैसे बना, सी अल्फा डॉट सी अल्फा डिवाइड बाय सी कॉमन 1 माइनस अल्फा, और इसको नेग्लेक्ट कब नेग्लेक्ट करेंगे, जब ये 1 से या 5% से छोटा होता है, तब क्या इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अल्फा जो है वो स्मॉलर देन कितने से, 5% से छोटा हो, ठीक है। तो ये बना, तो यहां पर आपका सी से सी कैंसिल हो गया, तो के ए डिवाइड बाय सी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, एंड अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, रूट के ए बाय सी आ गया। ये आती है अल्फा की वैल्यू। कई बार आपको के ए की वैल्यू दे देता है, के ए की वैल्यू नहीं देगा तो आपसे डायरेक्ट इस तरीके से पूछेगा। ये आपका एसोसिएशन डिसोसिएशन का केस बताया है, ठीक है। अब केस बात करते हैं हम एसोसिएशन के केस में, ठीक है, एसोसिएशन, ठीक है, यहां डबल एस कर लेना, डिसोसिएशन, ठीक है। तो एसोसिएशन के केस में क्या होता है, एन नंबर ऑफ पार्टिकल है वो आपके एन में ब्रेक हो गया, ओके सॉरी पॉलीमराइज हो गया, ठीक है, ये एसोसिएट हो गया, जुड़ गया है वो पार्टिकल। तो इसमें क्या होगा, आपकी कंसंट्रेशन 1 थी, तो यहां आएगी 1 माइनस एन अल्फा, एन नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए मैंने क्या लिया है, एन अल्फा, या आप 1 एन नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए अल्फा लिख लो, यहां पर एन नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए अल्फा, तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा बाय एन। एन नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए अल्फा ब्रेक हुआ, 1 के लिए कितना ब्रेक होगा, अल्फा बाय एन, एन नंबर ऑफ पार्टिकल है, अल्फा ब्रेक किया तो 1 पार्टिकल के लिए अल्फा बाय एन, ओके। जितना टूटता उतना ही तो बनेगा एक पार्टिकल के लिए। अब यहां से आप, ये तो इनिशियली था और ये आपका टी सेकंड टाइम पर था, ठीक है। तो आपका टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा, n माइनस 1 माइनस अल्फा और अल्फा बाय n, ओके। तो यहां से आप क्या कॉमन लीजिए, अल्फा कॉमन ले लेंगे हम, अल्फा कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव वाला है, ये आगे -1, ये ऐसे बन गया है। तो अपना अब I की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, Nt अपॉन Ni, ये इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स तो इसके क्या है, 1 है, ठीक है ना। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस अल्फा 1 बाय n माइनस 1, ये बन गया, ठीक है। और यहां से आप 1 माइनस n ये है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 1 प्लस अल्फा n इसका एलसीएम आ गया है, तो ये हुआ 1 माइनस, ओके। तो i की साइड में इस 1 को i की तरफ लेके आएंगे तो i माइनस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ, अल्फा इंटू 1 माइनस n अपॉन में n, और इसको आगे सॉल्व करेंगे, n ऊपर गया 1 माइनस n नीचे आया, तो क्या बना n इंटू i माइनस 1
डिवाइड बाय 1 माइनस n इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा। ये दो आपके बन गए हैं केस। या आप इसको डायरेक्ट याद करना चाहो तो आप कहो डिसोसिएशन के केस में क्या है, डिसोसिएशन के केस में अल्फा बराबर है, किसके बराबर आया है अपना अल्फा, i माइनस वन अपॉन n माइनस वन। और एसोसिएशन के केस में, एसोसिएशन के केस में या पॉलीमराइजेशन के केस में अल्फा किसके बराबर आया है, n इंटू आई माइनस वन, n इंटू आई माइनस वन, n इंटू आई माइनस वन डिवाइड बाय 1 माइनस n, ये इसके बराबर है। ये दोनों एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस आपको समझा दिए हैं। यहां पर मैंने आपको अल्फा समझा दिया है कि अल्फा किस तरीके से होता है। इसको दोबारा से देखिए, वो आपको आ जाता है सारे से समझ में। इनिशियल टाइम पे ये 1 थी कंसंट्रेशन, t सेकंड हुआ तो 1 माइनस अल्फा, एक पार्टिकल के लिए अल्फा, n नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए अल्फा है तो एक के लिए अल्फा बाय n हो गया। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा, इनका टोटल सम 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n इज इक्वल टू, अब आपने क्या किया, इसमें से अल्फा कॉमन निकाला तो 1 अल्फा 1 बाय n बच गया, इसका माइनस 1 बच गया, इसका कॉमन निकालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय इनिशियल क्या आता है आपका, वेंट ऑफ फैक्टर, जो कि क्या बना टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, ये है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, और इनिशियल कितना है आपका 1 है तो ये 1 लिखा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ना। इसका एलसीएम लेंगे तो n एलसीएम आ गया तो ये 1 माइनस n बन गया, 1 प्लस अल्फा है। और i की तरफ अगर 1 को लेकर आएंगे इस तरफ तो i माइनस वन इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1 माइनस n अपॉन n, और इसको भी सारे को इस तरफ लाओगे तो n मल्टीप्लाई में डिवाइड बाय 1 माइनस n और इज इक्वल टू अल्फा, ये बन गया आपका। ओके, तो ये दोनों आपके केस मैंने इस तरफ जो है वो लिख लिए हैं, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो बनकर आए हैं। जब आपके एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस होते हैं तो उस समय हमारी सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाती है, बदल जाती है। एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी चेंज हो जाती है। तो नई न्यू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो बनती है वो क्या बनती है फिर अपनी, जब ऐसा केस आता है तो जो अपनी न्यू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या बन जाती है, जो अपनी डेल्टा पी की प्रॉपर्टी है वो क्या बन जाती है, आई एक्स टू, ठीक है, डेल्टा पी अपॉन पी वन नॉट, और जो अपनी डेल्टा टीबी की प्रॉपर्टी बन जाती है वो आई इंटू एम, केबी भी लिखो इसका, और डेल्टा टीएफ की प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, आई के एफ एम, और ऑस्मोटिक प्रेशर की प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, आई सी आर टी। ओके, तो ये अपनी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये आपकी न्यू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। या आप इसको कह सकते हैं मॉडिफाइड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो अब बात ये है, एक क्वेश्चन आपके अब डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाले हैं अभी हम। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, मान लीजिए आपके पास 4 तरह के सॉल्यूशन है, 0.1 मोलर NaCl है, 0.1 मोलर ग्लूकोज है आपके पास, 0.1 मोलर Al2SO4 थ्राइस है आपके पास, ठीक है, और दूसरा आपके पास है 0.1 मोलर यूरिया है आपके पास, ठीक है, 0.1 मोलर यूरिया, या फिर आप ऐसे कीजिए इसको BaCl2 का बनाइए, BaCl2। क्वेश्चन आपका IIT में, नीट में और बोर्ड में पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जो भी आपका फ्रीजिंग पॉइंट आने वाला है वो किसका हाइयर आने वाला है, किसका हाई फ्रीजिंग पॉइंट आने वाला है। तो वेंट ऑफ फैक्टर की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, बात ये आती है। ओके, तो फ्रीजिंग पॉइंट की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पकड़ लो अभी, यहां पे डेल्टा टीएफ है इज इक्वल टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ इज इक्वल टू, आप सारी चीजों को छोड़ो, आप सिर्फ आई को पकड़ लो,
क्योंकि बाकी तो सब सेम है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और अपने को चाहिए क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इनके अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लग रही है, इसमें भी लग रही है, इसके अंदर भी लग रही है, इसके अंदर भी लग रही है, इसके अंदर नहीं लगेगी क्योंकि आयनिक सॉल्यूशन नहीं है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वजह से क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि कंसंट्रेशन तो सभी की सेम है, कंसंट्रेशन सेम होने के बाद बाकी तो कुछ रहता ही नहीं। आपका केबी जो है इसका केएफ जो है वो भी सेम मिलेगा और मोलैलिटी भी सेम है और आपका टीएफ नोट भी सेम मिलेगा। तो बच गया क्या आपका, वेंटो फैक्टर और फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो अब बात यह है कि अब इसकी फ्रीजिंग पॉइंट प्रॉपर्टी जो आएगी तो इनमें से किसकी ज्यादा आएगी। ओके, तो वेंटो फैक्टर कहता है अगर आपके पास NaCl का सॉल्यूशन है और कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है और आपके पास मान लीजिए दूसरा किसका बताया मैंने, Al2SO4 थ्राइस का सॉल्यूशन है, ये किस में टूटेगा, 2Al+3 प्लस 3SO4 माइनस 2 इसमें। और अगर आपके पास BaCl2 का सॉल्यूशन है तो ये किस में टूटेगा, Ba+2 प्लस SO4 माइनस 2। तो जब कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसकी कितनी आएगी, हमेशा याद रखिए डिसोसिएट के केस में जो अपनी आई की वैल्यू है ऑलवेज ग्रेटर देन क्या आएगी आपकी, 1 आएगी डिसोसिएट के केस में। और जब आपका एसोसिएशन का केस होता है आई की वैल्यू हमेशा 1 से कम आती है, 1 से कम आएगी आपकी आई की वैल्यू एसोसिएट के केस में। अब बात करते हैं यहां पर कितनी होगी इसकी वैल्यू, 2 होगी इसकी वैल्यू, यहां पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 और 2 5, जितने नंबर ऑफ आयन उतनी ही होगी आई की वैल्यू, 3 और 2 5 है तो यहां पर आई की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 5 होगी आई की वैल्यू। इसमें 2 है तो यहां आई की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी आई की वैल्यू। ओके, इज इट क्लियर और नॉट, समझ आ रहा होगा आपको। तो यहां पर अब आपको ये देखना है ये वैल्यू ज्यादा कब आ सकती है या कम, हाई बोला है तो अगर आपको टीएफ की वैल्यू हाई निकालनी है, अगर आपको टीएफ निकालना है हाई तो आपको पता है ये हाई कब आएगा, टीएफ हाई कब आने वाला है। अब ये देखिए ये कम या ज्यादा, अगर आप यही सोचो टीएफ हाई है, टीएफ की वैल्यू यहां पर हाई है तो इसमें से ये घटेगा, आपका टीएफ नोट में से ये घटेगा, ज्यादा वैल्यू वाला घटेगा और नेगेटिव में आएगा तो ये वैल्यू कम आएगी। तो आई की वैल्यू जिसके लिए कम है, आई की वैल्यू जिसके लिए कम है उसी का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो हाई होगा। समझ आ गया क्या बताया मैंने, अगर टीएफ की वैल्यू ज्यादा है, ये ज्यादा वैल्यू है और ये कम रह जाएगी, फिर ये ज्यादा है तो ये कम ही होगी, मैंने इन दोनों में ही तो बात करी अभी, ये ज्यादा तो ये कम, ये ज्यादा है तो आंसर किस में आया, नेगेटिव में, नेगेटिव में आई की वैल्यू छोटी आएगी कि बड़ी आएगी, एक से छोटी आएगी कि बड़ी, छोटी आएगी, छोटी आएगी तो ये आएगा, ठीक है ना। तो इनमें फ्रीजिंग पॉइंट हाई किसका होगा, जिसकी आई की वैल्यू कम है, आई की वैल्यू कम किसकी है, इसकी है। तो आंसर क्या आया आपका, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से आंसर क्या आया इसका, आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 0.1 मोलर ग्लूकोज। याद रखना इस बात को। अगर यहीं पर आप बात करते हैं, अगर यहीं पर आप बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की बजाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की, ठीक है। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन किसका हाई होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट में आप क्या लिखते हैं, टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू आई, बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं भाई, कंसंट्रेशन सभी की सेम दे तो रखी है और कैसे बताऊं, ठीक है ना, कंसंट्रेशन सभी की सेम है। और आप अगर इनका सॉरी जो आप लेंगे सॉल्वेंट के अंदर अगर इन्हीं का आप केएफ की वैल्यू या केबी की वैल्यू देखेंगे वो भी सेम मिलेगी। अब बात रहती है आई की। अब मैंने कहा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा देखना है जी, ये ज्यादा है, ये ज्यादा, तो ये ज्यादा है तो इससे तो ज्यादा ही होगा, ये कम होगा, ये ज्यादा है तो ज्यादा में से कम घटाओगे तो ज्यादा नहीं आएगा, तो यहां आई की प्रॉपर्टी ज्यादा। क्लियर हो रहा होगा आपको मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं। तो जब ये ज्यादा है, ये ज्यादा है तो ये कम होगा, ये ज्यादा आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू जिसकी ज्यादा है उसी का होगा। इनमें देख लो आई की वैल्यू ज्यादा किसकी है, Al2SO4 थ्राइस की, तो इसके केस में सॉल्यूशन का आंसर क्या बन जाएगा आपका, सी ऑप्शन बन जाएगा, 0.1 मोलर आपका
Al2SO for thrice, ये आएगा आपका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है पेपर के अंदर, जिससे कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम रहती है। ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे, ये बात याद रखिए, ठीक है ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो आपका डिक्रीज होता है, और अगर बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की, वो इंक्रीज होता है। रिमेंबर दिस, ठीक है। यानी आई की वैल्यू जो होती है, आई की वैल्यू अगर ज्यादा है, ठीक है, 1 से, उसकी वजह से आप क्या कहेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। ओके, अरे यही तो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यही तो आई को मल्टीप्लाई करते हो, यही तो है आपकी न्यून, इसका ज्यादा नहीं होगा। ये ज्यादा हुआ तो ये भी ज्यादा होगा, है ना। अब दूसरी बात करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट आपका लो हो जाता है जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है, उल्टा होता है फ्रीजिंग पॉइंट, ये देखो, ठीक है। और आपका ये आप इसको फ्रीजिंग पॉइंट को इनवर्सली प्रोपोर्शनल लगाए आई के, ठीक है ना, और ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाए, ठीक है। और आपका फ्रीजिंग पॉइंट के बाद है बॉइलिंग पॉइंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाए आई के, मतलब आई ज्यादा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। और अगर बात करते ऑस्मोटिक प्रेशर को, वो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाए आई के, यानी फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, तो वो आपकी ये ज्यादा होगी, ठीक है ना, क्योंकि आपके आयंस बढ़ गए हैं उसकी वजह से। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी आप डिस्कस करते हैं और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं इसके।